वेलकम गाइस। आज हम लोग आ गए हैं अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिस्ट्री का, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर जहां से अपना बेसिकली हायर थिंकिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे और टॉपिक यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ सीबीएसई लेवल का नहीं रहेगा, वी विल बी मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन लेवल आल्सो। तो धीरे धीरे आपका हायर लेवल भी आता जाएगा। तो मैं इसके पहले आपको बता दूंगा कौन कौन सा चीज जो लोग सिर्फ सीबीएसई के लिए फोकस कर रहे हो उनको नहीं चाहिए, लेकिन स्किप दो। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके। तो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, देखो बेसिकली पहले पहले आप पढ़े हुए हो इसको। हाँ, मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स को आप इस कैटेगरी पे डाल सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल कंपाउंड्स आप इस कैटेगरी के अंदर अगर डालोगे तो कवर हो जाएगा। ओके, कि एसिड कुछ होते हैं एसिड, कुछ होते हैं बेस और कुछ होता है आपका सॉल्ट। तो इधर आपका पहले से धारणा होता है कि आप क्लास 7-8 में पढ़ते आए हो कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो आपका जो बेसिक डेफिनेशन लिखा रहता था एसिड का कि द केमिकल कंपाउंड्स which turns blue litmus into red are called acids। तो बेसिकली यही आपका तब का डेफिनेशन था। अभी भी आपको यही लिखना है, लेकिन और भी हम लोग धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर पे तो देखना कुछ कुछ कंसेप्ट आएंगे, तब आपका एसिड बेसिस का डेफिनेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये जो प्रॉपर्टीज आपके हैं ये आपको पढ़ने होते हैं, आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस जब पूछता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, तो आप इसी को उठा के लिख देना। ठीक है, एसिड क्या होता है, सावर टेस्ट होता है। सावर टेस्ट होता है बिकॉज मान लो सावर टेस्ट आप लोग को पता होगा, जो नींबू होता है तो लेमन, लेमन में क्या होता है आपको पता है कि देयर इज एन एसिड प्रेजेंट कॉल्ड साइट्रिक एसिड। ओके, दैट्स व्हाई इट टेस्ट सावर। ओके, साइट्रिक एसिड होता है तो सावर टेस्ट होता है, तो एकदम प्रूफ फैक्ट है। तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। और ये तो आप पढ़ते आए हो, ब्लू लिटमस रेड कर देगा ब्लू लिटमस को। बेसिकली लिटमस क्या होता है, देखो बेसिकली लिटमस जो होता है ना, ये आपका होता है एक तरह का इंडिकेटर। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। क्या इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। ओके, बेसिकली इंडिकेटर है ये वाला चीज। तो ऐसे और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप लोग पढ़ेंगे बाद में। जैसे आपका और एक इंडिकेटर आता है फिनोल्फथेलिन। ओके, फिनोल्फथेलिन ये भी आपका और एक इंडिकेटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। मैं 11-12 में ये इंडिकेटर्स के बारे में और भी ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा तब। ओके, ये तो जस्ट बेसिक सा है। तो ये इंडिकेटर का काम बेसिकली आपका क्या होता है कि एसिडिक है या बेसिक है ये वाला निकालना। तो लिटमस जब ब्लू कलर का लिटमस जब रेड हो जाएगा तब आपका ये मतलब आप श्योर हो जाएंगे कि जो सब्सटेंस आपने दिया है वो एसिड है। ओके, अब ये देखो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये लोग हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे एसिड बेस का, तब हम लोग इसको और भी अच्छी तरह देखेंगे। ओके, अब इसको देखो बेसेस। बेस क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। ओके, रेड लिटमस ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और सोपी टू टच। ओके, बेसिकली इसको मान लो आपके पास एक सोप है ना, सोप को कभी टच किए हो, जैसा फील आता है बेसिस को भी टच करने में वैसा ही फील आता है। और एक बढ़िया बात यह है कि सोप एक्चुअली अल्कली काइंड ऑफ थिंग होता है। ठीक है, ये भी बना बेसिक नेचर होता है सोप। तो सोप इटसेल्फ इज अ बेस, तो इसीलिए सोपी टू टच। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो आपको पढ़ने होते थे एसिड्स और बेसिस। तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आगे चलते। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि जितने हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको पढ़ना होता है कि मतलब कुछ कंसेप्ट आते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट में। मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिकेट कर देगा ब्लू से रेड होगा तभी एसिड हो जाएगा। आपको बेसिकली और भी अच्छी तरह केमिस्ट्री से इसको समझना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ कुछ कंसेप्ट जानने पड़ते हैं। देखो बेसिकली 3 कंसेप्ट आपका आएगा
पहला आपका आता है अर्हेनियस वाला कंसेप्ट। ओके, यही आपका क्लास 10 में है। सिर्फ अर्हेनियस आपको पढ़ना होता है। जो लोग सिर्फ सीबीएसई के लिए फोकस कर रहे हो, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, उनको सिर्फ ये वाला पढ़ना होता है, अर्हेनियस कंसेप्ट। इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा और एक्स्ट्रा फाउंडेशन में, वो आपका आता है बेसिकली क्लास 11 वाला चीज है, बट फाउंडेशन के लिए मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो आपका है ब्रॉन्स्टेड लाउरी। ब्रॉन्स्टेड लाउरी वाला कॉन्सेप्ट आपका आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आपको पूछता है 11 में। और आखिरी में मैक्सिमम जो सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है सब चीज का, कौन एसिड है कौन बेस, वो है आपका लिविस वाला कंसेप्ट। इसका अपना ही अलग सा एडवांटेज है, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको दिखाऊंगा। ओके, तो बेसिकली 3 पढ़ने पड़ते हैं। तो ये वाला सिर्फ सीबीएसई में है आपका, सीबीएसई में सिर्फ यही वाला है आपका। ओके, और नहीं है। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो। ये वाला सिर्फ आपका जेईई और नीट जो लोग फोकस कर रहे हो, ओके, वो लोग अभी कर सकते हो। लेकिन बाद में 11 में हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको, तब ये सब कुछ आपको फिर से पढ़ना होगा। ओके, बट अभी के लिए सिर्फ अर्हेनियस करो। ऑलराइट, तो देखो, तो हमारा आता है अब अर्हेनियस वाला कंसेप्ट। ओके, चलो इसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बेसिकली अर्हेनियस जो कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के ऊपर है। ठीक है, क्या होता है देखो, कौन से सब्सटेंस को एसिड कहोगे, कौन से को बेसिक कहोगे। देखो, जो सब्सटेंस बेसिकली पानी में, वाटर में H प्लस आयन डिसोसिएट करेगा, H प्लस आयन देगा, उसको आप लोग एसिड कहोगे। ओके, दिस इज द अर्हेनियस कंसेप्ट। और बेस किसको कहोगे, जो आपका OH माइनस आयन निकालेगा पानी में। और सुनो, बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर वाटर। बेसिकली इसको वाटर में ही माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको आपका बेस कहलाएगा। ओके, अब फिर देखो, मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। मान लो आपके पास HCl है। ओके, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ यू आर डिसॉल्विंग इन वाटर। ओके, पानी में दिए हो, तो क्या होगा देखो आपका, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, क्या होगा कि अपना H प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस निकलता है। अब सुनो, आपका ये H प्लस तो निकल गया, तो ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना, मतलब एक प्रोटॉन दे रहा है। H प्लस मतलब क्या, एक प्रोटॉन है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, इसीलिए इट स्पेसिफाइज कि दिस इज बेसिकली एन एसिड। ओके, दिस इज बेसिकली एन एसिड। ठीक है, HCl इसलिए एसिड है क्योंकि ये डिसोसिएशन के बाद H प्लस दे रहा है। ठीक उसी तरह मान लो आपने H2SO4 दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये डिसोसिएट करेगा तो 2H प्लस प्लस आपका SO42 माइनस दे रहा है। ओके, तो देखो यहां पे भी हाइड्रोजन निकाला ना, तो ये भी एसिड हो गया आपका, ये भी आपका एसिड हो गया फिर। ओके, तो यही फंडा है, जो भी सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके H प्लस डिसोसिएट करेगा, मेनली वो सॉल्वेंट वाटर होता है अर्हेनियस कंसेप्ट में, तो उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब बेस देखो, NaOH के बारे में सोच लो। ओके, ये जब डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, हाइड्रोक्सिल। इसको कहते हैं, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो देखो OH माइनस निकाला ना,
तो फिर इसको बेस होना चाहिए, और हम लोगों को तो पता है NaOH से वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो हो गया। अब मान लो कि आपका और एक है, मान लो KOH निकाला मैंने, ओके, K प्लस और आपका OH माइनस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो बेस, क्योंकि इसने OH निकाला है। ओके, तो आपका आई थिंक अरेनियस कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो चुका है। ओके, जो सब्सटेंस H प्लस निकालेंगे वो एसिड हो जाएगा, जो सब्सटेंस OH माइनस निकालेंगे वो बेस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़िए, देखो क्या बोलता है। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू इट, एंड एसिड इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस इन वाटर। देखो सेम रिएक्शन लिखा है, HCl प्लस H2। हाँ हाँ, अब देखो मैंने लिखा है H प्लस, इन्होंने लिखा है H3O प्लस। क्यों लिखा है सुनो, एक चीज ध्यान में रखना, H प्लस बेसिकली अपने में इज वेरी अनस्टेबल। ओके, H प्लस अपने में बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, H प्लस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। बेसिकली रिएक्शन पानी में हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा H प्लस, ये H प्लस अपना पानी से फिर रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या होगा, H3O प्लस होगा। इस H3O प्लस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हो, प्लस माइनस जो भी हो, आप एटम कह देते हो, मोलेक्यूल कह देते हो, ऐसा मत करना, प्लस माइनस जब है उसको आयन कहना मस्ट है। ओके, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो अब से जब पानी को तोड़ोगे ना, तो क्या करोगे, H2O को जब तोड़ोगे आप, उसको ऐसे लिखना, कोई काट नहीं पाएगा आपका, H3O प्लस प्लस OH माइनस, बिकॉज दिस इज प्रूव कि H प्लस अपने में अनस्टेबल होता है, तो ये फिर से पानी के साथ रिएक्ट करके H2O प्लस निकाल देगा। ओके, और H प्लस OH माइनस आप अपने क्लास 10 स्टेज में लिख ही सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, और देखो बेस क्या कहा है, OH माइनस जो आयंस, जो सब्सटेंस OH माइनस आयंस देंगे उसको हम लोग बेस देंगे। बेसिकली वाटर ही, देखो वाटर को ही स्पेसिफाई किया है उन्होंने। ओके, NaOH, देखो NaOH निकाला, Na प्लस और OH माइनस, तो NaOH बेस हो गया। ओके, अब हमें जानना है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स वही एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा। ओके, 95% 98% डिसोशिएट हो जाएगा, और बहुत ग्रेटर नंबर ऑफ H प्लस आयंस लिबरेट होंगे। तो बेसिकली इसको याद रखना, ठीक है, HCl, H2SO4, दीज आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, वहीं पे देखो वीक एसिड बेसिकली डिसोशिएट नहीं होते, डिसोशिएट होते हैं लेकिन वेरी वीकली आयनाइज्ड कहते हैं हम लोग, बहुत कम डिसोसिएशन होता है, और इसलिए बहुत कम नंबर ऑफ H प्लस आयंस निकलते हैं। ठीक है, जैसे आपका एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ACOOH दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ओके, तो दीज आर बेसिकली वीक एसिड्स, क्योंकि इनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा डिसोसिएशन ये नहीं होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, बेस वही सेम बात है, OH माइनस आयन ज्यादा मतलब निकालेंगे और डिसोसिएशन रेट बहुत ज्यादा होगा, 95% 98% आपको डिसोसिएशन हो जाएगा। NaOH तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस देखो वही डिसोसिएट बहुत ज्यादा नहीं होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट तो होगा ही नहीं, और OH माइनस आयन बहुत कम अमाउंट में निकलेगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH। ओके, एंड आई बिलीव कि आप लोग ये इन सब का फॉर्मूला, इन सब कंपाउंड का नेम आपको याद रहेगा। ओके, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं, CH3COH को एसिटिक एसिड कहते हैं, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल आपको पूछता है CBSE। ठीक है, तो अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, ये पूछता है आपको यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होता है जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, या वाइस वर्सा, या एक बेस एसिड के साथ, दोनों तो एक ही बात है। ओके, तो रिएक्ट करने के बाद क्या तैयार होता है, एक सॉल्ट होता है और पानी निकलता है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ना आपका वाटर, वाटर इज फिक्स्ड इन एनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाटर आपका निकलेगा ही।
ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बड़ी ध्यान से देखो, NaOH ये तो एक बेस है, ये वाला तो भाई बेस है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। HCl तो मैंने अभी कहा एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, देखो NaCl, दिस इज यू नो व्हाट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ओके, एक सॉल्ट है, और देखो पानी निकला। अब मान लो एग्जाम हॉल में जाके अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भूल गए कि क्या होगा, एक चीज आप सिर्फ याद रखना यहाँ पे कि वाटर निकलेगा और आपको कोई भी एसिड और बेस आप पकड़ लो, ओके, कोई भी एसिड और बेस आप पकड़ लो, मान लो मैं NaOH और HCl को ही पकड़ रहा हूं, देखो इधर मुझे लिखना दो फिर से, NaOH प्लस HCl, ओके, मान लो आपने ये पकड़ लिया और आपको प्रोडक्ट याद नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ मैं एक चीज याद रखने कह रहा हूं कि वाटर निकलेगा हमेशा न्यूट्रलाइजेशन में, इसको सिर्फ याद रखो, ओके। तो आप ये वाला प्रोडक्ट तो फिक्स्ड है। अब आप करना क्या है, आपको देखना है कि इन रिएक्टेंट में से क्या क्या निकालने से, कौन सा एलिमेंट निकाल देने से आपका वाटर तैयार हो जाएगा। वाटर का फॉर्मूला आपको याद है, तो H2O, तो देखो ये वाला एक H और यहां से OH, दोनों को अगर एक साथ निकाल दो तो क्या होगा, दोनों H मिलके H2 और एक O, तो बचा क्या रहा, Na और Cl, ये दोनों बचा रहा, तो उसी को लिख दो। दिस इज बेसिकली एक ट्रिक, आपको याद नहीं रखना पड़ता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, आपको बेसिकली याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ता है कि पानी निकल जाएगा बस, और फिर तो आप देखो ना H2O कहां से निकलता है उसको निकाल दो और बाकी जो बचा रहेगा उसको लिख दो। और एक काम कर सकते हो, बेसिकली आइडेंटिफाई द कैटायंस एंड एनायंस, देखो Na के Cl के तरफ ना ज्यादा एफिनिटी होता है, ज्यादा प्यार है Na को Cl की तरफ, तो इसलिए NaCl तैयार हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अब चलो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि नेक्स्ट पार्ट पे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई बिलीव कि आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने जो आपको कहा कि ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, अब इसको समझो। अच्छा सुनो, पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बताऊं, जो लोग स्किप करना चाहते हो दे कैन स्किप, ओके, मतलब जो लोग CBSE के लिए फोकस कर रहे हो दे कैन स्किप, स्ट्रिक्टली फॉर IIT JEE और नीट के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं, अब से पढ़ना चाहते हो, उनके लिए ये वाला पार्ट है, ओके। आपका अरहेनियस तक ही है, ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेसिकली इज एन एक्स्ट्रा कंसेप्ट, तो ये और भी आप अच्छी तरह क्लास 11 में मैं आपको पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम में तब, ओके। तो देखो ब्रॉन्स्टेड लाउरी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट एसिड्स आर प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक का मतलब वो ये होता है कि प्रोटॉन दे देगा, ओके, प्रोटॉन डोनर, और बेसिस आर प्रोटोफिलिक, मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें यही एक सेम एग्जांपल दिया है, HCl प्लस H2O, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, चलो H3O प्लस मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं, इसको H प्लस ही अगर मैं बताऊं, तो इसने क्या किया, अपना H प्लस पानी में दे दिया, ओके, मतलब इट इज फ्री नाउ, दिस H प्लस इज फ्री नाउ, और कोई इसे पकड़, जो बेस होगा वो इसे पकड़ सकता है, तो इसने क्या किया, अपना H प्लस तो दे दिया ना, डोनेट कर दिया ना, तो दिस इज बेसिकली इसलिए एक एसिड है, ओके, इसीलिए एक एसिड है। ब्रॉन्स्टेड ने कहा जो भी अपना H प्लस दे देगा, जो भी प्रोटॉन अपना डोनेट कर देगा, वो भाई अपना एसिड बन जाएगा, ओके, और जो वो प्रोटॉन को फ्री, जो हाइड्रोजन आयन है उनको पकड़ लेगा, तो भाई वो बंदा हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आप एक चीज देखो, हाँ, ये जो हमारा H प्लस निकला, ये H प्लस कौन पकड़ा है, H3O प्लस हुआ है, अब बड़ी ध्यान से सोचो, ये वाला H प्लस कौन पकड़ा है, पानी पकड़ा है, इसलिए पानी में H3O प्लस चार्ज आ गया है, ओके, तो पानी इधर किसके तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है ना पानी, ओके, पानी इज ए बेस, यहाँ पे प्रोटोफिलिक नेचर दिखा रहा है पानी, ओके। अब थोड़ा सिचुएशन में बदल देता हूं, इधर मैं एमोनिया को ला रहा हूं, ओके, एमोनिया को ला रहा हूं, देखो एमोनिया पहले NH3 था, अब NH4 हुआ है, NH4 प्लस हुआ है, मतलब एमोनिया ने हाइड्रोजन पकड़ा, एमोनिया हाइड्रोजन पकड़ा, जो हाइड्रोजन पकड़ता है वो क्या है,
वो हमारा बेस हो जाता है। अब देखो, ओके, वो हमारा बेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन छोड़ा कौन? हाइड्रोजन छोड़ा तो पानी ना, पानी ने अपना हाइड्रोजन छोड़ा, इसलिए वो H माइनस हो गया, राइट। तो इसलिए पानी इधर एसिड का काम करता है, देखो। इसीलिए ये आपको सीबीएसई पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कि शो दैट वाटर एक्ट्स बोथ एज बेसिस एंड एज एन एसिड, ओके। तो आपको ये दोनों एग्जांपल दिखाना पड़ता है, ओके। ये वाटर का बेसिकली डुअल नेचर है, वाटर इज बिहेव्स बोथ एज एन एसिड एंड ए बेस, ओके। ऐसा मत समझ लेना कि वाटर बेसिकली बेस ही होता है या फिर वाटर बेसिकली एसिड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे NaHC बेस की तरह काम करता है क्योंकि ये अपना प्रोटोफिलिक। तो दिस इज बेसिकली ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, ओके। चलो इसमें और हम लोग आगे, हम इस पार्ट को देखो। देखो, मान लो ये वाला जो HCl है, HCl ने अपना प्रोटॉन लूज किया, ये वाला H प्लस अपना हटा लिया, तो क्या बना? क्लोराइड एनायन बना, ओके। आप लोग बोल देते हो क्लोरीन एनायन बना, क्लोरीन एनायन बना नहीं होता है, आयन इज क्लोराइड, ओके, दिस इज क्लोराइड आयन, ओके। तो क्लोराइड एनायन बना। देखो कि क्या बोलता है इधर, आफ्टर लूजिंग ए प्रोटॉन एनायन फॉर्म फ्रॉम द एसिड विल एक्ट एज ए कंजुगेट बेस। पूछता है आपका, राइट द कंजुगेट बेस ऑफ HCl। तो क्या आप करोगे? किसी भी कंपाउंड में अगर आपको लिखने बोले कंजुगेट बेस लिखो, तो आपको क्या करना है? उससे एक हाइड्रोजन को हटा देना है, एक से प्रोटॉन को हटा देना है, फिर जो बचा रहेगा दैट विल बी योर कंजुगेट बेस, ओके। और प्रोटॉन पकड़ने के बाद जो कैटायन फॉर्म होता है बेस में, वो आपका कंजुगेट एसिड हो जाता है, ओके, Ca, कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस कौन है? Cl है, आपका Cl माइनस इज द कंजुगेट बेस, क्योंकि Cl माइनस मिल रहा है हमें, HCl से प्रोटॉन हटाने के बाद वी आर गेटिंग Cl माइनस, तो दिस इज आवर कंजुगेट बेस। अब यहाँ पे देखो NH3 हाइड्रोजन पकड़ा है, पकड़ने के बाद हमें एमोनियम कैटायन मिल रहा है, दिस इज एमोनियम कैटायन, ओके, अमोनियम कैटायन मिल रहा है, तो दिस इज आवर कंजुगेट एसिड। यही तो कह रहा है, कैटायन जो फॉर्म होगा प्रोटॉन पकड़ने के बाद कंजुगेट एसिड कहेंगे, ओके। मान लो आपको ये भी कह सकता था कि NH3 का आप कंजुगेट बेस निकालो, NH3 का कंजुगेट बेस निकालने से क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकाल दो यहां से, ट्रिक तो यही है ना, हाइड्रोजन निकाल दो, निकालने के बाद आपका क्या पड़ा रहा? NH2 माइनस, NH2 माइनस पड़ा रहा, तो दिस विल बी योर कंजुगेट बेस ऑफ NH3 प्लस, NH3 बेसिकली, सॉरी NH3, ओके, दिस विल बी योर कंजुगेट बेस। पूछ ही सकता था आपको, राइट। तो ये जो फंडा होता है आपका, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ओके, ये आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है, ठीक है। तो आपको किसी भी कंपाउंड का अगर कंजुगेट एसिड पूछ दे तो आप क्या करोगे? उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, ओके, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। और अगर मान लो आपको कहा कि यार कंजुगेट एसिड बोलो, तो कंजुगेट बेस बोलो, तो कंजुगेट बेस बोलना है तो क्या करोगे? उससे एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, निकाल के माइनस साइन, यार साइन बी वेरी केयरफुल, ओके। हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो गिव ए माइनस साइन, ओके। और पहले से अगर एक माइनस साइन है तो उस पर और एक माइनस साइन ऐड करना होता है, 2 माइनस हो जाएगा फिर, ओके। मान लो मैंने कहा कि OH माइनस का कंजुगेट एसिड बोलो, OH माइनस का कंजुगेट एसिड कौन होगा? यहां से हाइड्रोजन निकालना है, पहले ही माइनस साइन एक है, हाइड्रोजन निकलेगा तो और एक माइनस साइन होगा, तो O2 माइनस, सॉरी ये मैंने गलत किया, O2 माइनस हो जाएगा आपका, ओके। ये आपका फंडा होता है कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड का, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपका आता है लिविस कंसेप्ट, ओके। लेकिन लिविस कंसेप्ट पे जाने से पहले मुझे आपको कुछ और चीजें समझानी पड़ेंगी, ओके। देखो, सुनो, इतने दिन तक आप बेसिकली आपका क्लास 10 तक जो है लिविस कंसेप्ट थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, ओके। और IIT तो बहुत पूछता है यार लिविस कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, नीट भी बहुत पूछता है लिविस कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन। और ये इसका अपना बहुत बड़ा एडवांटेज है, मतलब मैक्सिमम चीज ना इसके अंदर आ जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट में बहुत से कंपाउंड्स एसिड या बेस या किसी भी कैटेगरी पे नहीं ला रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स को आप एसिड बेस कैटेगरी पे डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द लिविस कंसेप्ट, ओके। तो लेकिन देखो, क्लास 10 तक आप एक चीज पढ़े हुए हो कि यार ऑक्टेट ग्रुप,
ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड जब तैयार होगा, आपका आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ही है, राइट। जैसे मान लो जब NaCl तैयार होता है, राइट, NaCl तो Na प्लस फॉर्म में आता है, Cl माइनस फॉर्म। Na प्लस मतलब क्या, 10 एटम्स, Na का 10 एटम होता है, Na 11 एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो Na प्लस जब होता है आपका तो एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो 2 8, देखो वैलेंस सेल कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल पूरा है। क्लोरीन के लिए भी अगर आप देखो तो Cl बेसिकली Cl का होता है आपका 17। आई बिलीव कि आप लोग एटॉमिक नंबर याद किए हुए हो सबका, ओके। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन माइनस हुआ तो आपका क्या हुआ, आपका 18 हो गया एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 288 आपका होना है, ऑक्टेट हुआ है, इसलिए कंपाउंड फॉर्मेशन भी हो रहा है, ओके। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तक क्लास 10 तक तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब आप 11 में जाएंगे ये सब चीजें आपका मिटता चला जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एक कंपाउंड देखो, बेरिलियम क्लोराइड, ओके, BeCl2। इसको गौर से देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अपना होता है 4, ओके। तो 2,2, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बेसिकली जो लोग 11 में हो उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस, 1s2 2s2, ओके। ये भी आप मैं पढ़ा दूंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ओके। और क्लोरीन का तो मैंने अभी दिखाया 17 है आपका। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली आपको ड्रॉ करने होंगे। जब मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड दिखाऊंगा तो सिखाऊंगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वी विल बी कंसीडरिंग ओनली द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आउटर मोस्ट शेल हमें लेना है। तो बेरिलियम में मान लो इधर एक इलेक्ट्रॉन हमारा है और इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन है हमारा, ओके। इनर शेल पे नहीं ले रहा हूं, इनर शेल पे और भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको नहीं लेना है हमें। अब देखो, अब मान लो क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6। देखो क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। यही तो होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो क्लोरीन आएगा ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ओके। देखो 8 8, देखो क्लोरीन का 8 पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 पूरा हो रहा है। तो क्लोरीन बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट किया, यहाँ पे भी क्लोरीन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया। लेकिन लेकिन देखो बेरिलियम क्या ऑक्टेट कंप्लीट किया है, इन सब इलेक्ट्रॉन को बेरिलियम शेयर नहीं कर पाएगा। बेरिलियम कितने को शेयर करेगा, सिर्फ इतने को शेयर करेगा। इसका मतलब बेरिलियम, देखो बेरिलियम का सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है आउटर मोस्ट सेल पे, पहले 2 था अभी 4 हो रहा है, राइट। तो बेरिलियम ने ऑक्टेट तो कंप्लीट किया नहीं। तो अब ये कह सकते हो कि भाई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा नहीं, BeCl2 will not be formed because it has contradicted the octet rule। लेकिन टू आवर सरप्राइज BeCl2 does form, ओके, ये तैयार होता है। BeCl2 इज ए कंपाउंड, नेचर पे एग्जिस्ट करता है BeCl2, तो कैसे होता है। तो देखो यहीं पे आके आपका ऑक्टेट रूल कंट्राडिक्ट हो गया। दिस इज नॉट ए बेसिकली यूनिवर्सल रूल नहीं है। ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल नहीं शो करता है पर फिर भी कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक्चुअली दिस कंपाउंड जहां पे सेंट्रल एटम, बी सेंट्रल एटम है, देखो सेंट्रल पे है ना, सेंट्रल एटम बेसिकली ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, 8 होना चाहिए, 8 से कम है, तो इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक। अब देखो और एक काइंड ऑफ कंपाउंड आपका होता है
जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं फॉस्फोरस, आप देख लो आपका एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का क्या होता है 15, राइट। तो 285, ओके 285। और मैं क्लोरीन को लाता हूं। अब मैं कंपाउंड के बारे में आप बात करता हूं PCl5, ओके ये भी एग्जिस्ट करता है नेचर पे। तो मैं फॉस्फोरस का 5 कर देता हूं, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहां से एक क्लोरीन आएगा, यहां पे भी एक क्लोरीन होगा, यहां पे भी एक क्लोरीन होगा, यहां पे भी एक क्लोरीन होगा, यहां पे भी एक क्लोरीन होगा। अब क्लोरीन ए से एक शेयर करेगा, इस क्लोरीन अपना और एक शेयर करेगा, ये क्लोरीन भी अपना एक शेयर करेगा, ये भी अपना एक शेयर करेगा, और ये क्लोरीन भी अपना एक शेयर करेगा। अब फॉस्फोरस का क्या हो रहा है देखो, अब फॉस्फोरस के बारे में सोचो, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई ये तो पार हो गया 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं यहाँ पे। देखो PCl5 कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, ओके, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ये, राइट, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ऑक्टेट मांगता नहीं, ऑक्टेट से ज्यादा चला जाता है। एक और BeCl2 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा था बेसिकली आउटर मोस्ट शेल पे, ऑक्टेट से कम है। और ये PCl5 बन रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे भी आपका ऑक्टेट रूल कंट्राडिक्ट हो गया, ओके। इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, ओके। तो आप एक चीज जानते रखो, बेसिकली क्लास 10 के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन ऑक्टेट रूल इज नॉट द यूनिवर्सल रूल। कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे शो नहीं करते हैं, ओके। बाद में आप लोग और भी बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपका जो कंसेप्ट आएगा ल्यूइस कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट है ल्यूइस कंसेप्ट, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक पे और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, ओके, अच्छी तरह। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप बड़ी शांति से वीडियो को देखो लॉकडाउन में बैठ के, और आपको लाभ होगा, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आपको लाभ होगा, ओके बेसिकली। और जो लोग तो सीबीएसई के लिए हो लेकिन स्किप दिस पार्ट, ओके। आपको आरएनएस कंसेप्ट अच्छी पढ़ना होता है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वो तक ही आप जान के रखो, ओके, इतना नहीं करना है। और जो लोग आईआईटी नीट जो लोग कर रहे हो अभी से फोकस, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो, फाउंडेशन कर रहे हो, उनको ये जरूर पढ़ना है, ओके। ये स्ट्रिक्टली फाउंडेशन सिलेबस मेंटेन किए हुए बनाया गया है, ओके। तो चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके बाय।